नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुजी कैरियर पर, जहां आपको मिलेंगे जीके जीएस और करंट अफेयर के बेस्ड एमसीक्यूज जो कि आपके सहायक होंगे एसएससी बीपीएससी टीआरई या फिर यूपीपीएससी या फिर किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में बाल मृत्यु दर किसे कहते हैं? भारत में बाल मृत्यु दर किसे कहते हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 1 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु। बाल मृत्यु दर वह दर है जिसमें 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु होती है। यह संकेतक देश के स्वास्थ्य पर स्तर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजनन दर का मानक क्या है? भारत में प्रजनन दर का मानक क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 2.1 संतति प्रति महिला। प्रजनन दर का मानक 2.1 संतति प्रति महिला है, जिससे जनसंख्या स्थिति बनी रहती है। अगला प्रश्न है, बहुपरिवारिक गरीबी सूचांक एमपीआई को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? एमपीआई बहुपरिवारिक गरीबी सूचांक को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प जी बी, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी बहुपरिवारिक गरीबी सूचांक यानी एमपीआई जारी करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में 1867-68 में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का विधिवत कार्य कब शुरू हुआ? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का विधिवत कार्य कब शुरू हुआ? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, 1949। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी के गठन के साथ भारत में विधिवत रूप से गणना शुरू हुई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय किसका मूल्य दर्शाती है? राष्ट्रीय आय किसका मूल्य दर्शाती है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, अंतिम वस्तुओं का। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में 1 वर्ष में उत्पन्न हुई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग होती है। अगला प्रश्न है, किस संगठन को 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ में मिला दिया गया? किस संगठन को 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ में मिला दिया गया था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, सीएसओ और एनएसएसओ। 2019 में केंद्र सरकार ने सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर और एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को मिलाकर एनएसओ बना दिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी का गठन किस वर्ष किया गया? एनएससी का गठन किस वर्ष किया गया? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 2005। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना अगस्त 2005 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के प्रमुख मापदंड क्या है? राष्ट्रीय आय के प्रमुख मापदंड क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, अंतिम वस्तुएं। राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं की गणना की जाती है, न कि कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तुओं की। अगला प्रश्न है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कैसे प्राप्त की जाती है? पर कैपिटा इनकम कैसे प्राप्त की जाती है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, कुल आय बाय कुल जनसंख्या। टोटल आय को टोटल जनसंख्या से डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए भारत में मुख्यतः कौन कौन से विभाग या संगठनों की भूमिका है? राष्ट्रीय आय की गणना के लिए भारत में मुख्यतः कौन कौन से विभाग या संगठनों की भूमिका है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी कि ऑप्शन बी और सी, यानी कि एनएसओ, एनएसएसओ और सीएसओ ये तीनों मिलकर इसमें भूमिका अहम निभाते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक योजना निर्माण में भारत क्यों राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का उपयोग करता है? आर्थिक योजना निर्माण में भारत क्यों राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का उपयोग करता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी,
आर्थिक विकास की दिशा मिलती है। आर्थिक नीति बनाने हेतु राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का उपयोग भारत में विकास की दिशा तय करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, दर किन मूल्य राष्ट्रीय आय की गणना हेतु महत्वपूर्ण है? दर किन मूल्य राष्ट्रीय आय की गणना हेतु महत्वपूर्ण है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, बाजार मूल्य। बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है जिससे वस्तु या सेवा की अंतिम कीमत ज्ञात होती है। अगला प्रश्न है, फैक्टर कॉस्ट का अर्थ क्या है? फैक्टर कॉस्ट का अर्थ क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, उत्पादन में लगी सभी लागत लेकिन टैक्स बिना, यानी टैक्स से पहले जो भी लागत लगी हुई है वो। फैक्टर कॉस्ट में वस्तु के उत्पादन में लगी सभी लागत शामिल होती है लेकिन टैक्स और सब्सिडी को छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में मुख्य अंतर क्या है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में मुख्य अंतर क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, टैक्स एवं सब्सिडी के समावेश का। मार्केट प्राइस में उत्पाद मूल्य में टैक्स और सब्सिडी जोड़ दी जाती है जबकि फैक्टर कॉस्ट में नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी का प्रमुख कौन था? राष्ट्रीय आय समिति का प्रमुख कौन था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, पीसी महालानोबिस। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के प्रमुख पीसी महालनोबिस थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रति व्यक्ति आय 1949 के अनुसार कितनी थी? भारत की प्रति व्यक्ति आय 1949 के अनुसार कितनी थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 225 रुपया। 1949 में प्रति व्यक्ति आय 225 थी जो समिति द्वारा निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, मार्केट प्राइस किसे इंगित करता है? मार्केट प्राइस किसे इंगित करता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, वस्तु का अंतिम मूल्य। मार्केट प्राइस वह मूल्य है जिस पर अंतिम वस्तु बाजार में बिकता है, इसमें टैक्स और सब्सिडी शामिल रहती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का प्रस्तुति किस कार्यालय द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का प्रस्तुति किस कार्यालय द्वारा किया जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों की प्रस्तुति राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO किस वर्ष स्थापित हुआ था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 1951। CSO की स्थापना 1951 में हुई थी जो राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी कार्य देखता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में किसका मूल्य लिया जाता है? राष्ट्रीय आय में किसका मूल्य लिया जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, अंतिम उत्पाद। राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम उत्पादों का मूल्य शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फैक्टर कॉस्ट में जोड़ते हैं? निम्नलिखित में से किसे फैक्टर कॉस्ट में जोड़ते हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, टैक्स और सब्सिडी दोनों का समायोजन। फैक्टर कॉस्ट में अप्रत्यक्ष कर जोड़ते हैं और सब्सिडी घटाते हैं ताकि शुद्ध लागत निर्धारित हो सके। अगला प्रश्न है, CSO और NSSO का विलय कर किस नए कार्यालय का गठन किया गया? CSO और NSSO का विलय कर किस नए कार्यालय का गठन किया गया? और इस प्रश्न के 4 विकल्प है ये और इसका सही जवाब है विकल्प बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। CSO और NSSO का विलय कर 2019 में NSO का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कितने सदस्यीय है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कितने सदस्यीय है? अगला और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 9। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग 9 सदस्यीय आयोग है। अगला प्रश्न है, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस का संबंध किससे है? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का संबंध किससे है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, सब्सिडीज और
टैक्स से। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में अंतर सब्सिडीज और टैक्स की गणना से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गणना राष्ट्रीय आय के लिए उचित नहीं है? निम्न में से कौन सी गणना राष्ट्रीय आय के लिए उचित नहीं है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, केवल कच्चे माल का मूल्य। राष्ट्रीय आय में केवल कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी विभाग किस महीने प्रस्तुत करता है? राष्ट्रीय आय के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी विभाग किस महीने प्रस्तुत करता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, अप्रैल से मार्च। केंद्र सरकार अप्रैल से मार्च की समाप्ति के बाद राष्ट्रीय आय के सांख्यिकी प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, जीवीए का पूर्ण नाम क्या है? जीवीए का पूरा नाम क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए का पूरा नाम ग्रॉस वैल्यू एडेड है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय किस विधि से अंकित की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय किस विधि से अंकित की जाती है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, दोनों, यानी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों से अंकित की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों से की जाती है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2019 के बाद भारत में सांख्यिकी कार्य किस ऑफिस में अंतर्गत आते हैं? अप्रैल 2019 के बाद भारत में सांख्यिकी कार्य किस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, एनएसओ। अप्रैल 2019 के बाद सांख्यिकी कार्य एनएसओ के तहत आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से किस नीति में सहूलियत मिलती है? राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से किस नीति में सहूलियत मिलती है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, आर्थिक नीति। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से आर्थिक नीति निर्धारण करने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, अंतिम वस्तुओं का मूल्य किसका संकेत देता है? अंतिम वस्तुओं का मूल्य किसका संकेत देता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, मार्केट प्राइस। बाजार मूल्य में अंतिम वस्तुओं का मूल्य आता है जिससे वस्तु की अंतिम कीमत पता चलती है। अगला प्रश्न है, फैक्टर कॉस्ट में किसे घटाया जाता है? फैक्टर कॉस्ट में किसे घटाया जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब है विकल्प ए, सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट की गणना में सब्सिडी को घटाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की वास्तविक लागत किससे ज्ञात होती है? किसी वस्तु की वास्तविक लागत किससे ज्ञात होती है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से वस्तु की वास्तविक लागत का पता चलता है जिसमें टैक्स और सब्सिडी को समायोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ किसकी शाखाओं में विभाजित है? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ कितनी शाखाओं में विभाजित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 3। एनएसओ 3 प्रमुख शाखाओं में विभाजित है, सांख्यिकी, निरीक्षण एवं समन्वय प्रशासन और राष्ट्रीय सैंपल। जो सांख्यिकी, निरीक्षण एवं समन्वय प्रशासन और राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, एनएसएसओ का मुख्य कार्य क्या है? एनएसएसओ का मुख्य कार्य क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, सैंपल सर्वेक्षण। एनएसएसओ का मुख्य कार्य राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण करना था। अगला प्रश्न है, सीएसओ का प्रमुख कार्य कौन सा है? सीएसओ का प्रमुख कार्य कौन सा है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, सांख्यिकी संचालन। सीएसओ का कार्य राष्ट्रीय आय एवं अन्य सांख्यिकी कार्य संचालन करना है। अगला प्रश्न है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस किस फॉर्मूले से जुड़े हैं? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस किस फॉर्मूले से जुड़े हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। मार्केट प्राइस जो निकाला जाता है जब उसकी मार्केट प्राइस की गणना तथा फैक्टर कॉस्ट के बीच का संबंध फॉर्मूले द्वारा दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के आंकड़े भारत में किस विभाग द्वारा संकलित किए जाते हैं?
राष्ट्रीय आय के आंकड़े भारत में किस विभाग द्वारा संकलित किए जाते हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, सांख्यिकी विभाग। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े सांख्यिकी विभाग द्वारा संकलित किए जाते हैं। इस प्रश्न के अगला प्रश्न है और इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न 40 नंबर, NSSO कब स्थापित हुआ? NSSO कब स्थापित हुआ? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 1951। NSSO की स्थापना 1951 में की गई थी। दोस्तों इस लास्ट प्रश्न के साथ इस वीडियो का यहीं पर करते हैं समाप्त। बट आप अगर चाहते हैं कि अपने एग्जामिनेशंस को प्रिपरेशन में बेहद ही मजबूती से किया जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां हम लाते रहते हैं इस तरह के वीडियोज, जहां हम कवर करते हैं MCQs बेस्ड ऑन होते हैं GK GS और लेटेस्ट करंट अफेयर पर। साथ ही साथ हम आपके लिए लेकर के आते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो कि जॉब से रिलेटेड होते हैं या फिर जॉब के आपके करियर से रिलेटेड होने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए।